So what are the key element that leads to the physical, chemical and biological conditions of the distribution of different organism in different habitat? कौन से ऐसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट हैबिटेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं? सो इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन से डिफरेंट की एलिमेंट्स काम करते हैं, उसे हमें डिस्कस करना है। सो ये कौन से है? द मेजर अबायोटिक फैक्टर्स that affect on the distribution of organism in different habitat. These are the most important abiotic factors are the temperature, water, light and the soil. ये जो डिफरेंट फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स है, अबायोटिक फैक्टर्स है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, ये ये क्या करते हैं? दे they affect on they affect on the distribution of organism in different habitat. ओके क्या सिर्फ ये अबायोटिक फैक्टर ही है जो उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं? नहीं, बल्कि अदर डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स also perform their role in the distribution of organism. ओके जैसे कि पैथोजन, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एनाब दैट इज अमेंसालिज्म, कॉमेंसालिज्म, प्रेडेशन वगैरह, ये जो डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शन है, ये भी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर उतना ही इफेक्ट करते हैं जितना कि अबायोटिक फैक्टर करते हैं। Abiotic factors alone do not characterize the distribution of organism, but in spite of these, the different biotic interactions like predation, commensalism, mutualism, amensalism, the parasitism, etc., they also affect on the distribution of organism in different habitat. तो इसमें से हमें डिस्कस करना है मेजर अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं जो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट करते हैं। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शन दैट अफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमें ऑर्गेनिज्म जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में, बायोम्स में, ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं। अभी हम अबायोटिक फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद हम बायोटिक इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है? दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे। पहले अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? द टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आर द मेजर इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स that affect on that affect directly on the distribution of organism as well as the natural selection of that organism, adaptation of that organism in particular habitat. ये सारे जो डिफरेंट फैक्टर है, ये ऑर्गेनिज्म के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इन सभी तरह के दैट इज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, इन पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमें डिस्कस करना है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स। और ये जो टेम्परेचर होता है, नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि जो इक्विटोरियल प्लेन होता है, दिस इक्विटोरियल रीजन it remain under the illumination of the sunlight throughout the years. Therefore, the major biomes, the evergreen forest region, the major productivity of the earth, it is found in along the equatorial lining, because this equatorial lining it remain present under the under the illumination of the sunlight. इसी वजह से इक्विटोरियल रीजन में ही एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेजर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ वी नो दैट आवर अर्थ, it do not have the upright rotation, it has
it gets somewhat its axis get inclined through the ट्वें इनकी हमारा जो ये जो एक्सिस रोटेट हो जाती है थ्रू द इसका जो डिक्लिनेशन एंगल होता है द आर अर्थ इट गेट इंक्लाइन एंड इट्स इंक्लिनेशन एंगल इज 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री सेल्सियस ये हमारे धरती का इंक्लिनेशन एंगल होता है। ओके और इसी की वजह से ड्यू टू दिस द डिफरेंट सीजन कैन बी सीन। जब हम इफ वी see here there is decrease in the number of different species when we move from the away from the equatorial line towards the polar region। क्या होगा जब हम इस इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की ओर मूव होंगे, वेदर द नंबर ऑफ स्पेशीज इंक्रीज और डिक्रीज। जब हम इक्वेटोरियल प्लेन से पोलर रीजन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर अगर हम माइग्रेट होते हैं तब हमें नंबर ऑफ स्पेशीज बढ़ती हुई नज़र आती है या कम। यस obviously the number of species is decreased from equatorial towards the polar region। why does so? ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है there is variation in the temperature। यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन आता है। इन इक्वेटोरियल रीजन the average temperature throughout the year is does not show the means it shows the variation of the temperature in the equatorial region, but when we move from equatorial plane towards the north pole and south pole then the temperature decreases। टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है जब हम इस इक्वेटोरियल प्लेन से नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर माइग्रेट होते हैं, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम बायोडाइवर्सिटी होगी। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन पोलर रीजन इट इज वेरी मच लेसर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज throughout the from equatorial to the north and from equatorial to the south it directly affected by the temperature। तो यहाँ पर टेम्परेचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्पेशीज डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट कर रहा है। ओके सो दैट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर temperature that affect on the distribution of species। then next one जो अगला पार्ट है that is global biodiversity status। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं see here if we observe the global biodiversity status of the earth then the major rain forest evergreen forest they comprise in the equatorial region। so ये आपको नजर आ रहा होगा this one is the equatorial region। ये इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रिच है। ओके सो ये क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है द डिफरेंस इन द टेम्परेचर between the polar region and the equatorial region is very much the difference in the temperature between the region of equator and polar is very much greater। इनके बीच में अगर डिफरेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर का। इसी वजह से जो दुनिया के जो मेन रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं दे फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। ओके सो ये था टेम्परेचर से रिलेटेड प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पेशीज व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द
नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल। अगला पॉइंट लेते हैं। नाउ वन मोर थिंग, हमारे धरती पर अलग अलग रीजन पर अलग अलग तरह का टेम्परेचर होगा और इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बहुत ही अलग होंगे। जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला जो मैंगो ट्री प्लांट है, सियर द मैंगो ट्री प्लांट फाउंड इन आवर एरिया, ओके, इट कैन नॉट बी ग्रोन इन कनाडा, ओके, ये कनाडा या फिर जर्मनी, इस रीजन में वो कभी ग्रो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। The flowering in, we know that flowering in mango tree, it is require somewhat higher temperature, like the varying from 30 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जो समर सीजन के स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन में ही पाया जाता है। ओके, सो इस वजह से हमारे यहाँ के जो मैंगो प्लांट है, वी कैन नॉट ग्रो द मैंगो इन जर्मनी और इन अल्पाइन रीजन और इन कनाडा। ओके, साथ ही साथ डिफरेंट तरह के जो एनिमल्स है, जैसे कि द स्नो लिपार्ड जो आर्टिक सर्कल में पाए जाते हैं। स्नो लिपार्ड मीन्स बर्फीले एरिया में पाए जाने वाले जो लिपार्ड है, ओके, आर्कटिक रीजन में पाए जाने वाले जो लिपार्ड है, उसे अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में लेकर आ जाएंगे, दिस वन इज द ट्रॉपिकल रीजन, ये सारे जो है ये टेम्परेट रीजन कहलाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, इसलिए इसे हम टेम्परेट रीजन कहते हैं, और इक्वेटोरियल रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ओके, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। और अगर हम स्नो लिपार्ड आर्कटिक रीजन से, स्नो लिपार्ड को अगर हम टेम्परेट रीजन से एक ट्रॉपिकल रीजन में अगर स्नो लिपार्ड को लेकर आएंगे, क्या वो रह पाएगा? नहीं, इट कैन नॉट सर्वाइव हियर, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन आ जाता है। टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से वो यहाँ पर नहीं रह पाएगा। अगर रह पाएगा तो भी उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होगी। ओके, सो टेम्परेचर इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन the physical as well as the biological factors of that organism, the reproductive capacity of that organism पर डायरेक्टली बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सभी रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनमें मेजर फैक्टर टेम्परेचर होता है इनके रिप्रोडक्शन का। ओके, the reproductive behavior, it occurs only in specific season when the temperature is favorable one. ओके, तो ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इनमें टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है फॉर परफॉर्मिंग द रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट वन, देखिए यहाँ पर अब हम अल्टीट्यूड रीजन के बारे में जानेंगे। दैट इज अल्टीट्यूड यानी क्या होता है? द हाइट, दैट इज द हाइट, here how does the variation occur when we move from the mean sea level up to the high altitude level? Altitude means the height of particular place is known as its altitude, जिसे सिनोनिमसली हम लैटिट्यूड ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द मीन हाइट, द हाइट ऑफ द अर्थ और लोकेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल, दैट इज नोन एज द लैटिट्यूड। मीन सी लेवल से जो हाइट मेजर की जाती है अलग अलग धरती के हिस्से की, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, एंड दिस लैटिट्यूड, इसे हम आप अल्टीट्यूड भी कह सकते हो या फिर हाइट अवे फ्रॉम द मीन सी लेवल, ऐसे आप कह सकोगे। सो दिस अल्टीट्यूड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो मीन सी लेवल से जो हाइट होती है, ये डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट करती है।
जैसे हम मीन सी लेवल से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी ये लो होती चली जाती है. ओके, द number of species found in tropical rain forest, it is very much greater than the taiga. That is the taiga जो है that is grassland region होता है. Then tundra alpine region होता है, that is polaric region. So जैसे हम मीन सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ये हाइट बढ़ती चली जाएगी, और साथ ही साथ इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन the distribution as well as number of the species decreases. ओके, जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी. ओके, धरती की सतह की हाइट जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेशीज और टाइप ऑफ स्पेशीज ये भी बदलते चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि जैसे हम ज़्यादा हाइट पर बढ़ते चले जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर लो होता चला जाता है, और जितना कम टेम्परेचर रहेगा या जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर उतने ही कम स्पेशीज पाए जाते हैं. इफ़ वी कंपेयर द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल रीजन, ओके, अगर हम किसी डेजर्ट और फॉरेस्ट को कंपेयर करते हैं तो फॉरेस्ट का जो मीन टेम्परेचर होता है पूरे साल भर का, वो एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है पूरे साल का मीन टेम्परेचर. और वही डेजर्ट में वो ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस होता है मीन टेम्परेचर. और इसी वजह से डेजर्ट में नंबर ऑफ स्पेशीज मीन्स द टाइप ऑफ स्पेशीज ये ट्रॉपिकल रीजन से या फॉरेस्ट रीजन से बहुत ही कम होते हैं. तो ये टेम्परेचर फैक्टर है जो डायरेक्टली स्पेशीज के डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट कर रहा है. ओके, सो ये था टेम्परेचर जो मेजर फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशीज कर रहा है. ओके, अब एक अगला पॉइंट है. हाउ डज द टेम्परेचर इट अफेक्ट्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर. बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता है, सी हियर, व्हाट इज दिस? इट इज रिफ्टिया पाचिप्टेला. ये कौन है? ये जो है ये ट्यूब वर्म है, दैट इज ये एनिलीड्स है जो ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती. इतने डीप सी लेवल में ये ट्यूब वर्म पाया जाता है. और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है डीप सी, ये यहाँ व्हाट इज दिस? ये ट्यूब वर्म है जिसका साइंटिफिक जीनस है रेफ्टिया पैचिप्टेला, और ये एक एनिलिडा है. इट बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिड्स. इट फाउंड इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स. ये समंदर के तल में पाए जाने वाला, जहाँ पर सनरेज नहीं पहुँच सकती, ऐसी जगह पर ये ट्यूब वर्म पाया जाता है. और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है क्योंकि इसके नीचे पूरा लावा है. और यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग. ये डीप हाइड्रोथर्मल रीजन है, ये समंदर का तल है जिसके नीचे अगर कुछ डिगिंग करेंगे तो उसमें से लावा निकल आएगा बाहर. तो यहाँ पर लगभग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इस जगह पर ट्यूब वर्म जीवित है. नेक्स्ट वन देखिए, अगर हम हमारे इंडिया में पाए जाने वाला मैंगो ट्री, द मैंगो ट्री फाउंड इन आवर कंट्री इंडिया, इट कैन नॉट बी ग्रो इन कैनेडा. ओके, क्यों? टेम्परेचर का वेरिएशन है बहुत ज़्यादा. ये ट्रॉपिकल रीजन है और दिस वन इज द सब ट्रॉपिकल रीजन. ये सब ट्रॉपिकल रीजन है. सो प्लांट जो है वो अगर प्लांट भी हो जाता है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा. देन लिपार्ड, स्नो लिपार्ड फ्रॉम दीज सब ट्रॉपिकल रीजन कैन नॉट बी ग्रो और कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा.
सो ये टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशीज पर. देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म गिव रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर. तो कैसे ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरह से ये रह सकते हैं बच्चों. जैसे केसियर एंजाइम्स दे वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. एक हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सवाल पूछा था कि हाउ डज द टेम्परेचर दे अफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर ये कैसे इफेक्ट करता है. वी नो दैट द डिफरेंट एंजाइम दे वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. ओके, हमारे जो डिफरेंट एंजाइम है हमारे बॉडी में पाए जाने वाले, दे वर्क स्पेसिफिकली एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अगर 38 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाता है तो भी हमारे एंजाइम काम करने लगते हैं. बट बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस आवर एंजाइम दे शोज द डिक्रीज इन देयर एक्टिविटी. क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे सारे एंजाइम्स जो है अबोव 40 डिग्री वो सारे डी नेचर हो जाते हैं. सो इस वजह से टेम्परेचर जो होता है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पर. देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर. ऑर्गेनिज्म दे गिव रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर इन टू डिफरेंट वे. सो ऑन द बेसिस ऑफ response of organism to the temperature, there are two different groups of animals. ये कौन से होते हैं. स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड यूरीथर्मल एनिमल्स. स्टेनोथर्मल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स that cannot tolerate the wide range of temperature. ये जो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म है ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये टॉलरेट नहीं करते. सो Stenothermal organism they do not tolerate the wide range of temperature, while the eurythermal organism they can survive in different condition because they can tolerate the wide range of temperature. Okay, they can tolerate the wide range of temperature. So stenothermal अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर का जो वो टॉलरेट करता है, और ये उस टेम्परेचर का एंड पॉइंट है जिसके बाद वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा. सो ये मिनिमम ये जो टेम्परेचर है बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर, बहुत ही यहाँ पर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है. और ये ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है ये ओलिगोथर्मल है जो लो टेम्परेचर पर जीवित रह रहे हैं. ओके, देन स्टीनोथर्मल का और एक डिफरेंट ग्रुप है जिसे हम पॉलीथर्मल कहेंगे, जिसमें दे टॉलरेट द हाई टेम्परेचर बट उसमें भी नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस है. तो दो डिफरेंट स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर पर जीते हैं, जो लोअर टेम्परेचर पर जीते हैं, मगर इनका जो टॉलरेशन है उस टेम्परेचर का वो बहुत ही नैरो है, इतना ही है. ओके और वहीं अगर हम यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो दे हैव द वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ द टेम्परेचर. देखो ये कितना वाइड रेंज है. ओके, सो इतने वाइड रेंज को जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करते हैं उसे हम यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. स्पेशली मैमल्स, eurythermal animals they are lesser than the species, the number of species that can tolerate the wide range of temperature, they belongs to the class mammalia. ये क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं. और जो यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर होमियोथर्म, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. They maintain the constant body temperature. ये चाहे टेम्परेचर लो हो, मीडियम हो या हाई हो, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर ये चेंज नहीं होने देते. दे सर्वाइव, दे कीप कांस्टेंट देयर बॉडी टेम्परेचर इन लोअर, मीडियम एज वेल एज हायर टेम्परेचर. दैट इज दे कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके, इसमें कौन पाए जाते हैं.
majority of these organisms they belongs to the class mammalia. ये जो एनिमल है वो क्लास मैमिलिया से बिलोंग करते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग, डॉग, कैट वगैरह ऐसे एनिमल्स ये यूरीथर्मल एनिमल्स है. ओके, सो इसे याद रखना. देन स्टीनोथर्मल एनिमल्स, दे आर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. ओके, ये स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेस. दे डू नॉट शो द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. स्पेशली जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स आप सभी को पता है, कोरल्स जो होते हैं एक ग्रुप एंडारियंस का, जो जो स्टीनोथर्मल होता है कोरल्स, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो सारे कोरल्स नष्ट हो जाते हैं. कोरल इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेबल इकोसिस्टम. अगर किसी जगह पर कोरल्स पाए जाते हैं समंदर में कोरल्स शालो वाटर में पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर अवेलेबल मीन्स सूटेबल टेम्परेचर होता है, और ये एक बहुत अच्छी एक इकोसिस्टम होती है जो जो बहुत ही लेस टेम्परेचर वेरिएशन में तबाह हो सकती है. ओके, द कोरल रीफ्स, साथ ही साथ कई सारे जो इंसेक्ट है वो भी स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो ये टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म पर, और इसकी वजह से हम एनिमल्स के दो डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं, स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल एनिमल्स. ठीक है, चलिए अगला पॉइंट. ओके, सो जैसे हमने आपको बताया स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल्स. स्टीनोथर्मल organisms are ectotherms, that is cold blooded. Eurythermal organisms are generally endotherm, that is warm blooded. Then cold blooded organisms they are known as poikilothermic animals. Then endothermic animals known as the homeothermic animals. Ectotherms they do not keep constant their body temperature. Their body temperature is varying with the environmental temperature. Body temperature changes with the environmental condition surrounding temperature. But endotherm eurythermal organism they maintain constant body temperature at different environmental condition. Then many plants, aquatic animals, then hummingbird, different birds, animals, insects they comprise in the stenotherm group, that is cold blooded group. एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे आर इंडोथर्मिक, दैट इज यूरीथर्मल. ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट में इन स्टेट बोर्ड और एमसीक्यू फॉर्म में इन स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएस, दैट इज नीट. नेक्स्ट वन. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वाटर. वाटर जो है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो वाटर में ही हुआ है. लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर. देन इट इज अनसस्टेनेबल. वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर. ओके, कोई ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकता विदाउट वाटर. ओके, वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ without water. Okay, then the different organism they shows the special adaptation for the conservation of water, especially in desert. कैमल जो होते हैं वो अपने हेम्प में बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो स्टोर कर कर रखते हैं. ओके, desert organisms like as well as the desert cactus they store more and more water in their stem to survive in water lagging condition, xerophytic condition. Directly जो aquatic, okay, water relation with aquatic animals. Okay, so we cannot imagine the life without water. Water is one type of the means that is unsustainable factor that no one can survive with water. The desert organism they show some important spatial adaptation. For example, phylloclade is the adaptation for the cactus plant, and phylloclade it is the modification of the stem to store more and more water and perform the photosynthesis, as well as it avoid the loss of water, because in cactus we know that
the leaf get modified into spine, and then the photosynthetic function is carried out by the stem. ये आपको पता है. तो इस तरह से प्लांट जो है वो जीरोफाइटिक कंडीशन यानी डेजर्ट में भी रह सकते हैं. देन एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसा आपको लग रहा होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स को कोई इफेक्ट होता ही नहीं होगा क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा उनके आसपास वाटर है. ऐसा नहीं है. ओके, ऐसा क्या है? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत ज़्यादा वाटर होते हुए भी वो वाटर की कमी महसूस कर सकते हैं. हाउ इट इज? ओके, what is the relation of aquatic animals with the water? The distribution of different animals, aquatic animals, is depends on the salinity of the water. Okay, जो डिफरेंट तरह के वाटर के हैबिटेट है जैसे कि रिवर, लेक्स, ओशियन, आपको लग रहा होगा कि डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वाटर they does not get affected, they does not get any problem, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसा आपको लग रहा होगा. मगर ऐसा नहीं है. एक्वेटिक प्लांट्स और जो एनिमल्स है दे अल्सो गेट अफेक्टेड विद द सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर. वाटर के डिफरेंट फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है. जो लैंड वाटर है जैसे कि लेक्स और रिवर, उनकी जो सैलिनिटी होती है, व्हाट इज मीन बाय सैलिनिटी? द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट और मिनरल्स फाउंड इन पर लीटर ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज इट्स सैलिनिटी. ओके, सो बच्चों यहाँ पर जो ये लैंड वाटर है, दैट इज रिवर है या लेक है, इनमें जो सैलिनिटी होती है वो क्या होती है? 5 पार्ट्स पर 1000. यानी इसकी सैलिनिटी ये सी वाटर के मुकाबले बहुत ही कम होती है. ओके, सो सी हियर. देन थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें. एक सवाल है आपके सभी के लिए. जो प्लांट लेक में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, क्या वो प्लांट रनिंग वाटर में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते. जो प्लांट बॉटम में पाए जाते हैं क्या वो सरफेस पर सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते. जो प्लांट्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं क्या वो समंदर के पानी में सरवाइव कर सकते हैं? नो, दे कैन नॉट सरवाइव इन द रिवर. The river animals or plant, they cannot survive in ocean water or sea water because the salinity becomes the most important factor. जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव होने वाले प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उस वाटर की सैलिनिटी 5 पार्ट्स पर 1000 होती है. और वहीं पर जो सी में जो पानी पाया जाता, सी वाटर जो होता है उसकी सैलिनिटी 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 होती है. यानी ज़्यादा सैलिनिटी होती है. इसके मुकाबले और सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला जो रीजन होता है उसे हम हाइपर सलाइन रीजन कहेंगे. हाइपर सलाइन रीजन यानी क्या होता है? सीयर. सो देखिए बच्चों, हाइपर सलाइन लगून्स ये क्या रीजन होता है? देखिए सी. अब दिस वन इज द सी, मेडिटेरियन सी, और इस मेडिटेरियन सी का वाटर जो है ये इस रीजन में आ गया है. व्हाट इज दिस? ये समंदर का किनारा है. ओके, सो मेडिटेरियन सी वाटर इंटर हियर. ओके, हाइटिड जब होता है तब ये जो लगून है ये पूरा वाटर से भर जाता है, और जब लो टिड होकर ये पानी वापस समंदर में चला जाता है तब यहाँ का जो पानी बचा हुआ है इस रीजन में, लगून इज द शैलो वाटर रीजन प्रेजेंट अलोंग द सी कोस्ट. और ये वाटर इवापोरेट हो जाता है. इवापोरेट होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट जमा हो जाता है. इस वजह से ये जो लगून है